व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। परम्पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में कुछ विचार किया। क्या विचार किया? जो विनियोग विधि के सहकारी भूत षट प्रमाण है, इसमें से जो नंबर 4 का है प्रकरण, उस प्रकरण को हम लोगों ने विचार किया, जिसका लक्षण कहा, स्वरूप बताया, उभयाकांक्षा प्रकरणम, उभयोः आकांक्षा उभयाकांक्षा। और ये जो उभयाकांक्षा है वही क्या है? प्रकरण है। ये हम लोगों ने जाना, ठीक है ना। और ये प्रकरण से क्या होता है? अंगत्व ज्ञापित होता है। जिस तरह से श्रुति, लिंग और वाक्य से अंगत्व ज्ञापित होता है, बोधित होता है, उसी तरह ये प्रकरण भी अंगत्व को बताने वाला है। आया कि नहीं आया? तो उभयाकांक्षा प्रकरण में कर दिया। जिस उसका इस प्रकरण के द्वारा कहाँ पर अंगत्व ज्ञापित हुआ था, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। थोड़ा नज़दीक आ जाइए ना, थोड़ा ज़्यादा न निकालना पड़े आवाज़। हाँ, तो ये जो उभयाकांक्षा प्रकरण है ना, तो इसके द्वारा अंगत्व तो बोधित होता है। जैसे कहाँ पर? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देख, जैसे दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य है। इस वाक्य से वाक्यार्थ बोध होगा। क्या वाक्यार्थ बोध होगा? दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, कि दर्श पूर्ण मास याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करे, स्वर्ग को प्राप्त करे, है कि नहीं है? अब यहाँ दर्श पूर्ण मासाभ्याम, ध्यान देना, यहाँ 2 याग है ना, ये पता होना चाहिए। दर्श पूर्ण मासाभ्याम द्वितीया की है, एक कुल। हाँ, तो दर्श याग अलग है, पूर्णमास याग अलग है। दर्श मतलब अमावस्या, जो कि तत्संबंधी याग है, और पूर्णमास मतलब पूर्णिमा को होने वाला जो याग है, उसको पूर्णमास याग कहेंगे। बात समझ में आई? तो उसको पौर्णमास याग भी बोल देते हैं। पूर्णमासी तिथि में होने वाला याग पौर्णमास याग ऐसे भी बोल देते हैं। तो दोनों तरफ का है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दर्श याग, पूर्णमास याग, लेकिन ये दोनों याग करेंगे ना, तब जाके स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं दर्श कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा, या तो पूर्णमास कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम। चलिए, तो मतलब दर्श और पूर्णमास दोनों यागों से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग रूप फल मिलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, विशेष रूप से एक एक से नहीं मिलता है। तो दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावये जब कहा, तो वाक्यार्थ बोध होने के बाद एक जिज्ञा आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? कि भाई क्या आकांक्षा होगी? कथम भावयेत, दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। लेकिन दर्श पूर्ण मास जो कह रहे हैं कि दर्श पूर्ण मास करिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो वो दर्श पूर्ण मास या करे कैसे? कथम भावयेत, या तो स्वर्ग जो भावयेत, तो कथम भावयेत, दर्श पूर्ण मास के द्वारा। बात समझ में आएंगे? तो ये कौन आकांक्षा होगी? कथम भावाकांक्षा। इसी को कहते उपकारकाकांक्षा। क्या कहते हैं? उपकारकाकांक्षा। उपकारक मतलब अंग, तो अंगाकांक्षा होती है, अंग विषयनी आकांक्षा होती है कि भाई ये क्या क्या अंग है इसके। दर्श पूर्णमास याग करना है तो कोई अंग होंगे नहीं इसके, प्रयाग याग, उपयाग याग, तो क्या अंग है, ये आकांक्षा होगी। तो ये उपकारक आकांक्षा, इति कर्तव्यत आकांक्षा, कथम भावाकांक्षा, सब पर्याय है। तो ये आकांक्षा हुई कि नहीं हुई? एक आकांक्षा हुई। अब जब इसका वो आगे जाके निरूपण में जब आया कौन? समिधो यजति, तनूनपातम यजति, इन 5 वाक्यों के द्वारा 5 याग प्राप्त है। समिधि याग,
तनुनपात याग, बरीरी याग और स्वाहाकार याग, पांचों वाक्यों के द्वारा पांचों यागों का विधान हो रहा है। ठीक है, और ये पांचों यागों को एक नाम है प्रयाज याग। ठीक है ना, प्रयाज याग इसको कहते हैं। बात समझ में आई? प्रधान याग जब करेंगे दर्श पूर्णमास का, उसके पहले प्रयाज याग किया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद उपयाज याग किया जाता है प्रधान याग के बाद। तो ये सब अंग है, प्रयाज, उपयाज याग, प्रयाज याग। ये तो जब ये कहा समिधो यजति, मतलब समिधि यागे न भावयेत, जैसे ही वाक्यार्थ बोध होगा तो क्या जिज्ञासा होगी? किम भावयेत। समिधि यागे न भावयेत, लेकिन किम भावयेत, क्या करना है? साध्य की आकांक्षा होगी, नहीं समिधि याग से करना क्या है? तो ये साध्य विषय नहीं आकांक्षा होगी, साध्याकांक्षा होगी। ठीक है ना, किम भावयेत, ये उसका स्वरूप होगा। तो देखो, उदर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत इति वाक्यार्थ बोधानंतरम का आकांक्षा जाता कथम भावयेत इति उपकार का आकांक्षा जाता। तो और समिधो यजति इत्यादि वाक्यों के द्वारा जब अर्थबोध हुआ, वाक्यार्थ बोध, समिधि आगे न भावेत, तो ये तदनंतर कौन आकांक्षा हुई? साध्याकांक्षा हुई। उसी कहते हैं उपकार्याकांक्षा। साध्य क्या होता है? उपकार्य होता है, और ये सब क्या हो जाते हैं? उपकारक हो जाते हैं, अंग जो होते हो, और मुख्य जो होता है वो उपकारी हो। तो उपकार्याकांक्षा होगी, साध्याकांक्षा होगी कि भाई समिधि याग से किसका उपकार करना है, क्या करना है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ये आकांक्षा होगी। तो ये उपकार का आकांक्षा और उपकारी आकांक्षा, ये जो उभयाकांक्षा है, यही प्रकरण है, यही प्रकरण है। तो इस प्रकरण से होगा क्या? अंगत्व का ज्ञान होगा। इस प्रकरण से होगा क्या? अंगत्व का ज्ञान होगा। कौन अंग हो जाएगा? तो दर्श पूर्णमास का अंग हो जाएगा प्रयाज याग। बात समझ में आई? ये उभयाकांक्षा थी ने, अब वो दोनों की आकांक्षा की निवृत्ति एक दूसरे से होने वाली है। दर्श पूर्णमास याग को जो उपकार का आकांक्षा थी, उसकी निवृत्ति प्रयाज से होने वाली, और प्रयाज याग को जो उपकार्याकांक्षा थी, उसकी निवृत्ति स्वर्ग दर्श पूर्णमास से होने वाली है कि नहीं है? तो ये जो एक दूसरे का आकांक्षा निवृत्ति होने के बाद एक वाक्यता होगी कि नहीं होगी दोनों? तो अंगांगी भाव होगा कि नहीं? कोई अंग हो जाएगा, कोई अंगी हो जाएगा, तो प्रयाज अंग हो जाएगा, और प्रधान कर्म जो दर्श पूर्णमास है वो क्या हो जाएगा? अंगी हो जाएगा। ये ज्ञान हो गया। तो कैसे पता चला? ये उभयाकांक्षा रूप प्रकरण से हमको ज्ञान हुआ। बात समझ में आई? ये जो प्रकरण है वो दो प्रकार का है पंडित जी। कौन दो प्रकार है? तो कहा महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम च, ये दो प्रकार का है, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण करके कल हमने देख लिया है, संक्षेप में देखेंगे। ठीक, महाप्रकरण किसको कहते हैं? तो इन्होंने कहा संक्षेप में कि मुख्य भावना संबंधी जो प्रकरण होता है वो महाप्रकरण होता है। क्या? मुख्य भावना संबंधी जो प्रकरण होता है वो महाप्रकरण होता है ना? और अंग भावना संबंधी जो प्रकरण होता है वो अवांतर प्रकरण होता है। ये दोनों लक्षण उन्होंने बता दिए। ठीक, देखिए, मुख्य भावना संबंधी प्रकरण मतलब क्या? तो मुख्य भावना मतलब फल भावना। ठीक है ना, मुख्य भावना मतलब क्या? फल भावना। तो फल है साध्य जिस भावना का, फल है साध्य जिस भावना का, उस भावना को कहेंगे फल भावना, और उसी का नाम है मुख्य भावना। किसको कहेंगे मुख्य भावना? फल है साध्य जिस भावना का, फल है साध्य मतलब भाव्य जिस भावना का, उसको कहेंगे मुख्य भावना। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, यहाँ भावना थी कि नहीं थी? दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, यहाँ तो जो है उसका अर्थ है भावना। तो ये जो भावना है, इस भावना में, इस भावना का साध्य कौन हो रहा है? अरे दर्श पूर्णमासाभ्याम किम भावेत, स्वर्गम भावेत कह रहे हैं ना। तो ये जो भावयेत भावना है ना, ये भावना का साध्य कौन है? स्वर्ग है। तो स्वर्ग जो फल है वही क्या हो गए? इस भावना का साध्य हो गया कि नहीं हो गया? तो फल होता है साध्य जिस भावना का, उस भावना को कहेंगे मुख्य भावना, फल भावना जो कहिए हो। तो ऐसी ये भावना हुई कि नहीं हुई? और तत्संबंधी जो प्रकरण होता है, तत्संबंधी जो प्रकरण होता है मतलब उभयाकांक्षा होती है, उसको महाप्रकरण कहेंगे।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर ये जो दर्श पूर्णमास याग और इनका जो आकांक्षा है, प्रयाग याग की जो आकांक्षा है, ठीक है ना, उपकारी आकांक्षा, उपरकार का आकांक्षा, तो एक ऐसा महाप्रकरण होगा कि अवान्तर प्रकरण होगा? क्योंकि मुख्य भावना संबंधी ये उभयाकांक्षा है ना, प्रकरण मतलब उभयाकांक्षा, तो वो मुख्य भावना संबंधी ये प्रकरण है ना, ये जो उभयाकांक्षा आपने बनाई वो मुख्य भावना संबंधी है ना। मुख्य भावना मतलब फल है साध्य जिस भावना का, और उस भावना मुख्य भावना हुई, तो ऐसी भावना वो दर्श पूर्णमास की भावना हो गए, और तत्संबंधी ये उभयाकांक्षा थी कि नहीं थी, तो इसलिए ये मुख्य, ये क्या कहा है, महाप्रकरण कहा गया। बात समझ में आई? और इसी तरह अवान्तर प्रकरण होता है, ठीक है ना। तो अंग भावना संबंधी प्रकरण, जैसे अब उसका भी एक दृष्टांत बताओ। जैसे ये प्रयाग याग आपने कर दिया, ठीक है ना, कि भाई समिधि आगे ना भाव ये, तो इसमें साध्याकांक्षा होगी, ये बात ठीक है। समिधि आगे ना भावयत कहेंगे तो किम भावयत ये प्रश्न होगा, और उसकी निवृत्ति दर्श पूर्णमास यागे ना यागम भावयत व अपूर्वम भावयत करके समाप्त होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन यहाँ एक और आकांक्षा भी तो होगी, समिधि आगे ना भावयत कहेंगे तो कथम भावयत, अरे भावना जैसे ही सुनाई देगी तो तुरंत कथम भावाकांक्षा होनी ही है, होगी कि नहीं होगी? तो कथम भाव है, अरे समिधि याग कैसे करे, ये भी तो प्रश्न है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कथम भावाकांक्षा हुई। और वो समिधि याग का जब निरूपण किया तो आगे उन्होंने अभिक्रामम जुहोति इत्यादि इत्यादि वाक्यों के द्वारा अभिक्रमण करके याग वो प्रयाग याग करना चाहिए। अभिक्रमण मतलब क्या? अभिक्रमण मतलब क्या? अभिक्रमण मतलब पाद निक्षेपण। अभिक्रमण क्रमु धातु है ना, क्रमु पाद विक्षेप है, तो पाद निक्षेपण करना यही क्या है? अभिक्रमण है। जैसे अध्वर्यु है, जो भी अध्वर्यु एक ऋत्विक विशेष है, वो क्या करेगा? होम करेगा, आहवनीय अग्नि में होम करेगा, लेकिन अभिक्रमण करके, अभिक्रमण मतलब दो कदम चल के, है ना, एक दो कदम चल के अभिक्रमण थोड़ा करके फिर वो प्रयोग करेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो अभिक्रामम जुहोति ये कहा गया, तो ये क्या होगा? तो जब अभिक्रामम जुहोति कहा जाएगा तो यहाँ पर प्रश्न होगा, अभिक्रमणेन भावयत, ऐसा कुछ वाक्यार्थ बोध होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर भी एक आकांक्षा होगी। क्या आकांक्षा होगी? अभिक्रमणेन भावयत किम भावयत, ये आकांक्षा होगी कि नहीं होगी, कि भाई इससे करना क्या है? तो ये साध्याकांक्षा हुई। तो यहाँ पर भी देखो, प्रयाग याग में कथम भावाकांक्षा थी और अभिक्रमम कामम जुहोति में साध्याकांक्षा थी, तो इन दोनों उभयाकांक्षा हो गए कि नहीं हो गए? तो ये भी प्रकरण हुआ, ये भी प्रकरण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये कौन सा प्रकरण? महाप्रकरण है कि अवान्तर प्रकरण है? तो महाप्रकरण होगा क्या? क्योंकि मुख्य भावना संबंधी प्रकरण हो रहा है। क्या मुख्य भावना? तो दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयत वाली जो भावना थी वो मुख्य भावना, तत्संबंधी ये है प्रकरण। क्या तत्संबंधी ये उभयाकांक्षा है? क्या नहीं है, इसलिए महाप्रकरण नहीं है। तो कौन सा होगा? तो चूंकि अंग संबंधी है, ये अंग संबंधी, प्रयाग क्या था? अंग था ना, तो अंग इस भावना, अंग संबंधी ये भावना है, तो अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर। अंग भावना जो प्रयाग वो समिधि आगे न भाव, ये जो भावना थी वो कैसी थी? अंग भावना थी ना, है ना, अंग भावना थी। तो अंग भावना संबंधी चूंकि ये प्रकरण उभयाकांक्षा हुई है तो इसको अवान्तर प्रकरण कहा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अवान्तर प्रकरण उन्होंने कर दिया, ठीक हुआ। तो यही महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण से प्रकरण दो तरह का है। महाप्रकरण के द्वारा किसका अंगत्व? दृष्टांत यदि कोई पूछे कि दर्श पूर्णमास का अंग हो जाएगा कौन? प्रयाग याग, तो केन प्रकरण है ना, महाप्रकरण है ना, ध्यान देना, वहां पर दे देगा महाप्रकरण है ना, अवान्तर प्रकरण, उभय प्रकरण है ना, प्रकरण है ना नहीं देगा, क्योंकि प्रकरण है ना भी तो सही उत्तर होगा। तो प्रकरण नहीं देगा, कुछ और देगा, स्थान है ना, तो क्या करोगे? महाप्रकरण है ना। इसी तरह प्रयाग याग जो है उसका भी अंग हो जाएगा कौन? अभिक्रमण है कि नहीं है? तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? अवान्तर प्रकरण के द्वारा, अवान्तर प्रकरण के द्वारा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो महाप्रकरणेन प्रयाजादीनां दर्श पूर्णमासांगत्वम और अवान्तर प्रकरणेन च
अभिक्रमणादि नाम प्रयाजांगत्वम सिद्ध्यति। बात समझ में आएंगे, ये कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो गया कि पंडित जी ये दर्श पौर्णमास की प्रक्रिया पूरी साथ में ही लिखी हुई है, ठीक है ना, तो कैसे पता चले कि ये जो अभिक्रमम जुहोती आया वो प्रयाज का अंग है, दर्श पौर्णमास का नहीं है, ये कैसे पता चले है? अरे सब एक ही साथ लिखा है ना, तो कैसे पता चले ये इसका अंग हो, ये इसका अंग हो? तो इन्होंने कहा कि प्रयाज का अंग होगा कौन? ये अनुक्रमण, अभिक्रमण अनुक्रमण अलग हो जाएगा, अभिक्रमण है ना। अनुक्रमण तो कुछ पीछे पीछे चलना हो जाएगा, उसको अनुक्रमण कहेंगे। तो ये अभिक्रमण जो है वो प्रयाज का अंग हो जाएगा, ये तो कहा, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये प्रयाज अंग है और दर्श पूर्णमासांग नहीं है, ये कैसे पता चले? तब उन्होंने कहा कि तच्च संदंशेन एव ज्ञायते, वो संदंश के द्वारा ज्ञात होता है ना। ये अभिक्रमण जो है वो किसका अंग है? प्रयाज का अंग है। ये कैसे पता चलेगा? तो संदंश से नहीं हो गया, संदंश मदद करेगा उसको। संदंश, संदंश किसको कहते हैं? वो आपकी वो होती है, वो संदंशिका कहते हैं ना उसको, सड़सी, सड़सी है ना, वही संदंशिका कहते हैं। जैसे कैसे वो अपने दो के बीच में किसी पात्र को पकड़ लेती है, पकड़ लेती है नहीं, ऐसे ही ये संदंश है, किसी को पकड़ लेता है ना, बीच में, नाम से ही उसका समझना है स्वरूप, ठीक। तो कैसे पता चले कि प्रश्न था कि अभिक्रमण जो है वो दर्श प्रयाज का अंग है, दर्श पूर्णमासी आग का अंग नहीं है, कैसे पता चले? सब तो साथ ही में लिखा हुआ है ना, एक ही साथ सब लिखा हो, घर 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 घर, तो ये इसका अंग है, ये इसका अंग है, ये सब कैसे पता चले? नहीं पता चलेगा ना, सब प्रधान में ही चला जाए सब। अरे प्रधान की बात चल रही, सब प्रधान याग जो दर्श पूर्णमासी उसी के अंग हो जाए सब, क्यों प्रयाज का अंग हो? तो कहा कि प्रयाज का वो अंग है, वो हमको संदंश से पता चलेगा। अब संदंश कौन बवाल है? संदंश क्या बवाल है? तो वही संदंश है। देखो भाई, प्रयाज संबंधित कुछ कार्य का विधान किया एक वाक्य के द्वारा, ठीक, और फिर अभिक्रमम जो होती इसका अभिक्रमण का विधान किया, और उसके बाद फिर प्रयाज संबंधी कुछ अंग का विधान किया। तो प्रयाज संबंधी जो दो अंग बताए उसके बीच में कौन पड़ गया? अभिक्रमण का विधान पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो वो संदंश आ गया, दोनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो संदंश हो गया। तो इससे पता चला कि देखो इधर भी प्रयाज याग के संबंधित कुछ अंग का विधान, इधर भी प्रयाज याग संबंधित किसी का विधान, नाम लेकर के तो बीच में जो ये अभिक्रमण है वो कहाँ जाएगा? वही जाएगा, प्रयाज संबंध, प्रयाज में ही अंग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी से वो पता चलेगा। अब जैसे आपको तो सही से समझना है कि भाई क्या है वो, पहला कौन वाक्य था, दूसरा कौन वाक्य था, तीसरा कौन वाक्य था, है ना, तो और बीच में अभिक्रमण आ गया। तो पहला वाक्य ये था उपभृत जुह्वाम उपभृत तेजोवा, कि भाई उपभृत नाम का जो एक यज्ञ पात्र है और एक जुहू नाम का यज्ञ पात्र है, दो और भी है, ध्रुवा, तो तीन ठो हो गए, ध्रुवा, उपभृत और जुहू। ये तीनों में आज्य रखा जाता है होम करने के लिए, ठीक है ना, कोई प्रमाण विशेष रख के कि इसमें इतना, इसमें इतना, ऐसा करके तीनों जो यज्ञ पात्र एक समान आकारक ही है प्रायः, ठीक है ना। कौन कौन? जुहू, उपभृत और ध्रुवा, तीनों में, ये तीनों यज्ञ पात्र, उसमें तीनों में आज्य रखा जाएगा। अब जुहू में आज्य है तीन, प्रयाज याग कितने हैं? पांच है ना, समिध याग, तनुनपात याग, ईड याग, बरीर याग और स्वाहाकार याग, ये पांचों को प्रयाज याग कहते हैं। तो जुहू में जो आज्य है उससे 3 याग हो सकते हैं। जुहू में जो आज्य पड़ा है, रखा है, उससे 3 याग कर देना है। प्रथम 3 याग मतलब समिध याग, तनुनपात याग, ईड याग, ये पहले 3 जो प्रयाज याग थे उसको कर दिया। बात समझ में आई? अब बच गए 2 याग, करना है कि नहीं करना है? तो अब उसके लिए घी तो इसमें है नहीं जुहू में, तो घी लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? कहाँ से? तो उसका घी रखा है, उपभृत में रखा है। उपभृत नाम का जो यज्ञ पात्र है उसमें वो घी रखा हुआ है। तो अब उपभृत से तो होम करना नहीं है, करना तो जुहू से ही है कि नहीं है? करना तो जुहू से ही होम है। तो क्या किया जाएगा? आज्य चाहिए, तो वो उपभृत में जो घी है ना, तेज स्वरूप जो घी है, आज्य है, वो कहाँ ले आया जाएगा?
चूहू में ले आया जाएगा और अवशिष्ट 2 याग कर दिए जाएंगे, बर्हिर याग, स्वाहाकार याग। क्रम देख लेना थोड़ा, यही क्रम है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया जाएगा, ये किया गया। तो यहाँ पर ये जो किया गया क्रिया, तो उसको बताना चाहिए ना कोई, तो उसका विधान इस वाक्य के द्वारा हुआ है कि समानयते जुह्वाम उपवृतः तेज, मतलब तेज, तेज मतलब तेज किसको कहते हैं, तेजो वै घृतम, बार बार आता है ना, जैसे यज्ञो वै विष्णु, है ना, उसी तरह तेजो वै घृतम, तेज ही घृत है, घृत ही तेज है, ठीक है ना। आज क्या तेज उससे मिलता है ना, बल मिलता है, ओज मिलता है, तो यही तेजो वै घृतम, आया कि नहीं आया ये उसका। तो वो जो तेज है मतलब आज्य है, वो उपवृत जुह्वाम समानयते, उपवृत नाम के यज्ञ पात्र है, उपवृत पंचमी है, उपवृत जुह्वाम समानयते, समानयते लट लकार नहीं है, लेट लकार है, समानयनीयम, ठीक है ना, समानयन करना चाहिए। तो जुहू में घृतानयन का विधान किया कि नहीं किया, और ये प्रयाग संबंधी था कि नहीं था, प्रयाग यागिक था ना, अरे प्रयाग यागी तो करना था, 2 अवशिष्ट रह गए तो प्रयाग संबंधी किसी कार्य का विधान किया इस वाक्य के द्वारा। इसके बाद वाक्य आया अभिक्रामम जुहोति, अभिक्रमण कुर्वन्, अभिक्रमण करके वो याग करना चाहिए, ये कह दिया अभिक्रमण जो होती, तो ये बीच वाला वाक्य आ गया। इसके बाद एक वाक्य फिर आया, क्या, यो वै प्रयाजानां मिथुनम वेद इत्यादि करके आगे आगे प्रयाज शेषेण हविंषि अभिघारयन्ति, क्या, प्रयाज शेषेण हविंषि अभिघारयन्ति, मतलब प्रयाज शेष, अरे प्रयाज कर लिया, कुछ घी बचा होगा कि नहीं बचा होगा, तो प्रयाज शेष जो वो आज्य है, वो उसके द्वारा प्रयाज शेषेण हविंसी, वो पुरोडास आदि जो हविंसी हविष द्रव्य थे उसको अभिघारयन्ति, उसके ऊपर वो घी का प्रक्षेप करेंगे, तो हविंसी अभिघारयन्ति। तो ये भी कुछ प्रयाज संबंधी कुछ कार्य का विधान किया कि नहीं किया, तो 2 प्रयाज संबंधी कुछ कार्य का विधान किया, और उसके बीच में आ गया कौन, अभिक्रामम जुहोति। अनुक्रामम कहाँ से आ रहा है बार बार, अभिक्रामम जुहोति, तो ये आ गया। तो इसके अभिक्रमण क्या हो गया, 2 प्रयाजांग को उद्देश्य करके अनुवाद करके कुछ अंगों का विधान हो रहा था, 2 वाक्य, उसके बीच में चूंकि ये इसका विधान हो गया अभिक्रमण का, तो ये अभिक्रमण किसका अंग माना जाएगा, प्रयाज का ही प्रयाज का ही अंग माना जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये संदंश जो है वो क्या कराता है, पता चलवाता है, मदद करा, तच्च संदंश से नहीं गया कि ये जो अभिक्रमण है वो प्रयाज का अंग है, वो अभी संदंश के द्वारा पता चला। ऐसा संदंश नहीं होता ना, इस तरह का संदर्श नहीं होगा ना तो सब चले जाएंगे प्रधान याग में, अंग हो जाएंगे, है ना। यदि इस तरह का संदर्श न हो तो सब जाए मुख्य याग में, और हम क्यों फालतू के साथ रहे मतलब अंगों के साथ क्यों, हम भी मुख्य के साथ जाएंगे, है कि नहीं है। तो लेकिन संदर्श जब आ जाता है तब फिर रहता है कि नहीं है। तो ये हुआ, तो ये बता दिया उन्होंने संदर्श के द्वारा ये करना। कल हम लोगों ने इसको विस्तार से देख लिया, पंक्ति वंक्ति देख लीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में, कोई कठिन नहीं है। तो इस तरह से व्यवस्था बना दी, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ विचार करना था, ये मुख्य विचार था कल के पाठ में। अब आगे चलना है, क्या कह रहे हैं अब, तदिदं प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात् विनियोजितम्। देखो अब देखो दोनों बात समझिए, इसको क्या कह रहे हैं। प्रकरण समझ लिया, उभयाकांक्षा प्रकरण, वो 2 प्रकार का, महाप्रकरण अवान्तर प्रकरण, जो मुख्य भावना संबंधी प्रकरण हो महाप्रकरण, और संबंधी प्रकरण अवान्तर प्रकरण है। उसके दोनों के दृष्टांत, अंगत्व के किसको कहाँ बताया, किन निरूपित अंगत्व बताया, ये भी समझ लिया। और उसमें अवान्तर प्रकरण में जो अभिक्रमण अंग हो रहा था, अवान्तर प्रकरण के द्वारा जो प्रयाज का अंग अभिक्रमण हो रहा था, उसमें संदंश भी सहकारी है, ये बता दिया। संदंश नैव ज्ञायते करके ये सब बातें बता दी। अब यहाँ पर एक विचार करना है कि ये जो प्रकरण है उसके द्वारा अंगत्व किसी का भी बताए, किसका बता जाएगा ना प्रकरण, लेकिन वो क्रिया का ही अंगत्व बताएगा। क्या बताएगा, क्रिया का ही अंगत्व बताएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पंडित जी, क्योंकि आपको जो भी चाहे दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत था, वहां पर आपको क्या आकांक्षा हुई थी,
कथम भावयेत्। ये आकांक्षा हुई थी ना। तो जब कभी भी इति कर्तव्यता आकांक्षा हो, कथम भावाकांक्षा हो, कथम भावयेत्, तो उसका उत्तर कैसे मिलेगा? क्रिया से ही उत्तर होगा ना, उसकी परिसमाप्ति क्रिया से ही होने वाली है ना, बिना क्रिया का वो नहीं हो सकता है। उसकी आकांक्षा की निवृत्ति, इति कर्तव्यता आकांक्षा का शमन क्रिया से ही होता है। कोई पूछे, कोई कहे आपको छेदनम करो तू छिंद्यात, ये कह दिया, तो आप पूछेंगे कथम छिंद्यात, तो उसका उत्तर क्या आएगा कि भाई ऐसे वो कुठार को उठाओ और ऐसे पटको, यही उत्तर होगा कि नहीं होगा? ऐसे उद्यमन करो, ऐसे निपातन करो, तो ये उद्यमन निपातन क्या है? क्रिया ही है कि नहीं है? तो ये उद्यमन निपातन के द्वारा छेदनम कुर्यात। तो ये कथम भावाकांक्षा की निवृत्ति किसके द्वारा होती है? क्रिया के द्वारा होती है। क्रिया के द्वारा ही होती है। तो प्रकरण जो है, चूंकि उभयाकांक्षा रूप है, वहां कथम भावाकांक्षा होती है ना, तो वो कथम भावाकांक्षा की चूंकि परिसमाप्ति क्रिया से ही होती है, अतः ये प्रकरण जो है वो किसका विनियोजक होगा? क्रिया का ही विनियोजक होगा। वो क्रिया चाहे कोई भी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्रिया का ही वो क्या होगा? विनियोजक होगा, अंगत्व बोधक होगा। विनियोग क्रिया का ही किसी कार्य में विनियोग कराएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्रिया का ही विनियोग कराएगा। बात समझ में आई ना? ये उन्होंने कहा तदिदम प्रकरणम, ऐसा जो ये विशिष्ट प्रकरण है ना, जो कि 4 नंबर का सहकारी प्रमाण है, वो क्रियाया एव विनियोजकम साक्षात। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई कहे छिंद्यात, दृष्टांत समझ में आया ना? छिंद्यात, उसका उत्तर क्या दिया जाएगा कि हस्तेन कुठारेण छिंद्यात, हाथ से कुठार से छेदन करो उसका। तब भी वहां पर वो कथम भावाकांक्षा की निवृत्ति किसके द्वारा हुई? क्रिया के द्वारा ही होगी कि नहीं होगी? हाथ के द्वारा नहीं होगी, कुठार के द्वारा नहीं होगी, है ना। हाथ उसका वो आकांक्षा की परिसमाप्ति नहीं करा सकता है। हस्त में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो निराकांक्षा वो आकांक्षा का समन कर दे। अरे हाथ से करो, हाथ से छेदन करो कह दिया जाए तो कैसे किया जाए, तो फिर भी बना रहेगा, आगे नहीं। जब कहा जाएगा कि ऐसे उठाओ और पटको, तब उसको उद्यमन निपातन के द्वारा, तो ये उद्यमन निपातन ये जो क्रियाएं हैं, यही कथम भावाकांक्षा की शामिका होगी, समन कराएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी कथम भावाकांक्षा होती है तो वहां क्रिया ही क्या होती है? अन्वित होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हस्त अन्वित होगा, हस्त भी उसके वो होगा, पर लेकिन वो क्रिया द्वारा होगा, साक्षात नहीं होगा। हस्त भी अंग होगा लेकिन वो क्रिया द्वारा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही वो कह रहा तदिदम प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम, साक्षात तो क्रियाया एव विनियोजकम। द्रव्य गुणयो हो, द्रव्य और गुण जो भी होंगे उनका अंगत तो बताएगा, लेकिन वो साक्षात नहीं बताए, क्रिया द्वारा बताएगा। मुख्य साक्षात तो क्रिया का ही अंगत्व प्रकरण बताएगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए, तदिदं प्रकरणम क्रियाया एव साक्षात विनियोजकम द्रव्य गुणयोस्तु तद्द्वारा। तद्द्वारा मतलब क्रिया द्वारा। लगा कि नहीं लगा? इसको मिला भी नहीं क्या? चलो चलो। तथा हि यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र। इनको ढूंढ दो, कहाँ है? पूछ लेना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। कहाँ है? नहीं आए थे तू पहले, इसलिए नहीं ध्यान में। चलिए, तथा हि यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठिता श्रूयमाण फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। लगा? क्या लगा? मुझे नहीं लगा, तुम आपको कैसे लग गया? अभी मुझे भी समझ रहे हैं क्या कह दिया, गुर 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 गुर, वो उसको समझ में आ गया। बताइए, बड़े विचित्र लोग। चलो पढ़ो, फिर से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। क्या कहता है? यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठिता श्रूयमाण फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षयाति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। लग गया?
अब नहीं बोलेंगे। एक बहुत बड़े आचार्य, बहुत अच्छे हुए, एक आचार्य हुए इधर काशी में ही, और वेदांत व्याकरण न्याय सब शास्त्रों में धुरंधर विद्वान। तो वो बहुत डांटते थे, सब पंडित लोग, मतलब बड़े बड़े लोग पढ़ने जाते थे तो सबको बहुत डांटते थे, बहुत डांटते थे, डांटते डांटते खड़े हो जाए इतना डांटे, इतना भयंकर। उसको उन्होंने पूछा ना कि समझ में आया, तो आप उत्तर दीजिए ही मत, क्योंकि आपने कहा हाँ, उन्होंने पढ़ा दिया, उसके बाद वो पूछते समझ में आया। तो सामने बड़े लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो वो कहेंगे हाँ समझ में आया। तो ये से डांट डपान करे कि अरे गधे तरीके, कैसे समझ में आ गया, अभी मुझे भी नहीं आया है अभी तो मुझे भी नहीं पता चला कि क्या चल रहा है, तुमको समझ में आ गया। और इतना क्या क्या गाली गलौज कर देते थे, बहुत डांटते थे, बहुत, मतलब वृद्धों को डांट दे, चूँकि सब आ रहे थे, विद्वत्ता तो थी ही, उम्र भले थोड़ी छोटी होगी लेकिन बहुत डांटते, सबको भयंकर डांटते थे, ऐसे विलक्षण। वो खड़े हो जाए उधर, अपना जहाँ बैठने का, वो अपने ऊपर बैठे, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, तो अपने एक वो चौकी पे बैठे हुए हैं, तो चौकी पे खड़े हो जाए और तांडव मचा दे लगे कि अभी सबका वो सिरज छेदन हो जाएगा इतना डांटे, ऐसे भयंकर विलक्षण महात्मा थे। चलिए, तो क्या आया यहाँ पर, तो क्या कहा है कि भाई प्रकरण जो है वो क्रिया का ही साक्षात विनियोजक है, द्रव्य गुण का तो क्रिया द्वारा ही वो विनियोजक होगा। अब आगे पंक्ति कह रहा है, पढ़ो। तथा ही यजेत स्वर्ग, तथा ही करके समझा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को कि किस तरह से क्रिया का ही विनियोग होता है, ये बता रहा है। पढ़ो। यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम। देखो, ये रुकते चलो, यजेत स्वर्ग काम जब कहा गया कि है ना, तो ये फल भावना है कि नहीं है, तो ये फल भावना में क्या होता है, कथम भावाकांक्षा होती है। तो कि भाई कथम भावयेत, स्वर्गम भावयेत कथम भावयेत, तो ये इति कर्तव्यताकांक्षा कथम भावाकांक्षायाम, क्या लिखा, यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र, ये जो फल भावना यहाँ पर है ना, तो इत्यत्र फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम, कथम भावाकांक्षायाम सत्याम, जोड़ देना। हाँ चलो, सन्निधि पठिता श्रूयमाण फलकम, उसके सन्निधि में पठित अश्रूयमाण फलक, जो भी कोई होगा, कोई क्रिया होगी ना कि नहीं होगी, कि जिसका फल न बताया गया हो, ऐसी कोई क्रिया कही होगी कि भाई समिधि आगे न भावयेत, ऐसी कोई भी क्रिया बताई, ठीक है ना, समिधि आगादि रूपा कोई भी क्रिया है बताई, तो वो कैसी है, अश्रूयमाण फलक है, उसमें कोई कोई फल सुनाई नहीं दे रहा है। तो अश्रूयमाण फलक, ये जो क्या है, क्या लिखा, शब्द प्रयोग क्या गया, कथम भावाकांक्षायाम सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम, क्रियाजातम मतलब क्रिया रूपम, वो क्रिया रूप जो अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम मतलब क्रिया रूपम सन्निधि पठितम यत् किमपि अंगम वर्तते तद इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। वो उसमें कथम भावाकांक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी, स्वर्ग काम यजेत में, है ना, तो वो इति कर्तव्यताकांक्षा के में कौन अन्वित होगा, ये क्रियाजात जो सन्निधि पठित जो अश्रूयमाण फलक क्रिया स्वरूप कोई अंग है, वही क्या होगा, उसमें अन्वित होगा, इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही वो कह रहा है, पढ़ो। सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया, उपकार्याकांक्षा, इसको कौन सी कांक्षा, आकांक्षा है, उपकार्याकांक्षा। भाई मेरा साध्य क्या, समिति आगे न भाव है किम भाव है, वही चीज घटा रहा है जो आप लोग पढ़ के आए हो कि भाई उपकार्याकांक्षा उसको है, ठीक है ना, कि भाई किम भाव है साध्याकांक्षा है, तो उपकार्याकांक्षा इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, कौन अन्वेति, वो क्रिया अन्वेति, क्रिया जातम सन्निधि पठितम अश्रूयमाण फलकम क्रिया जातम उपकार्याकांक्षया अन्वेति, क्योंकि इसको भी आकांक्षा है, परस्पर में आकांक्षा दो लोगों की हो तभी तो अन्वित होंगे। अरे आप इनको आपकी आकांक्षा है, आपको इनकी आकांक्षा नहीं है, तो काहे दोनों मिलेंगे, दोनों को एक दूसरे की आकांक्षा होगी तभी तो जाके दोनों परस्पर में अन्वित होंगे। इनको आपकी जरूरत है, आपको इनकी जरूरत है, तो दोनों साथ में मिलकर रहेंगे कि चलो ठीक है,
है ना। लेकिन इसी तरह यहाँ पर भी वो जो कहा है सर यजेत स्वर्ग काम में जो ये फल भावना है उसको कौन आकांक्षा है, कथम भावाकांक्षा है। तो कथम भावाकांक्षायाम सत्याम तत्र सन्निधि पठितम अश्रूयमाण फलकम यद क्रिया स्वरूपम यद किमपि अंगम वर्तते समिधि यागादि रूपम अंगम तद उपकारी आकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। उसको भी चूंकि उपकारी आकांक्षा है तो इति कर्तव्यतात्वेन किसमें, उसमें अन्वित हो जाएगा फलाकांक्षा फल भावना में। बात समझ में आई कि नहीं आई। इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति, तो कौन अन्वित हुआ, क्रिया ही अन्वित हुई कि नहीं हुई। तो ये प्रकरण जो है उभयाकांक्षा रूप ये जो प्रकरण है ये क्रिया का ही विनियोजक होता है, ये चीज वो सिद्ध कर रहा है। चलो आया कि नहीं आया, पढ़ो पंक्ति। तथा ही यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फलभावनायां कथं भावाकांक्षायां सत्यां सन्निधि पठित अश्रूयमाण फलकं क्रियाजातम् उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। लगा, लगा। चलो चलो चलो। क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्। क्योंकि लोक में भी हमको यही पता चलता है कि कथम भावाकांक्षा में क्रिया ही अन्वित होती है। जब भी कहीं कथम, अरे सब्जी बनाओ, कैसे बनाओ तो क्या कहोगे, ऐसे ऐसे वो डालो पहले ये डालो, तो ये सब क्रिया ही है ना, डालो डालो क्या है, सब क्रिया ही है ना। तो इति कर्तव्यताकांक्षा, चूंकि लोक में भी हमने सब जगह देखा है कि इति कर्तव्यताकांक्षा जब होती है, कथम भावाकांक्षा जब होती है, वहाँ क्रिया ही अन्वित होती है इति कर्तव्यतात्वेन। बात समझ में आई कि नहीं आई। यही वो कह रहा लोके तथा दर्शनात्। क्या लोके दर्शनात्, क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षायाम अन्वय दर्शनात्। अन्वय दर्शनात्, ठीक है ना। इसीलिए कथम भावाकांक्षा चूंकि हुई थी स्वर्ग कामो यजेत, तो यहाँ जो फल भावना है उसमें, तो उसमें कौन अन्वित होगा, सन्निधि पठित श्रूयमाण फलक जो समिधि यागादि रूप जो भी क्रिया है वही क्या होगा, अन्वित होगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो क्रियाया एवं विनियोजकम। चलिए चलिए चलिए। नहीं उदाहरण छिन्द्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोऽपि हस्तः अन्वेति। अथ हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्, ये कहा है ना। तो कथम भावाकांक्षा में यह हस्त अन्वित होता है क्या, नहीं होता। अरे हस्त थोड़ी ना अन्वित होता। कथम भावाकांक्षा हुई कि कैसे छेदन करे, तो वो हाथ से छेदन करे ये कहा जाएगा, लेकिन वो हाथ उत्तर हो सकता है क्या इति कर्तव्यता का। इति कर्तव्यतात्वेन हस्त का अन्वय साक्षात नहीं होगा, किसका होगा, उद्यमन निपातनात्मिका जो क्रिया है कि ऐसे पकड़ो कुठार को, फिर उठाओ हाथ, फिर नीचे पटको, इस तरह का ये जो क्रिया उद्यमन निपातन रूपा जो क्रिया है वही इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। हस्त जो अन्वित होगा तो तद्वारा होगा, क्रिया द्वारा, वो इति कर्तव्यता में अन्वित होगा, साक्षात नहीं होगा। भले हस्ते न कुठारेण छिन्द्यात् बोला जाता हो उत्तर, लेकिन साक्षात हस्त कभी भी इति कर्तव्यता का इति कर्तव्यतात्वेन अन्वित नहीं होगा। वही कह रहा है हस्ते न कुठारेण छिन्द्यात् इत्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणो हस्तः नान्वेति, न का अन्वय इधर करिए, नान्वेति उच्चार्यमाण, यद्यपि हस्त है, हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात् ये कहा जाएगा, लेकिन उच्चार्यमाण हस्त है फिर भी उसका अन्वय इति कर्तव्यतात्वेन नान्वेति, उसका अन्वय नहीं होगा। बात समझ में आई। अभी तो किसका होगा तो बता रहा, किंतु हस्तेन उद्यम्य निपात्य इति उद्यम निपातने एव, उद्यमन निपातने क्रिय एव अन्वेति, अन्वेति नहीं होगा, क्या होगा, एति एतः बनता है, इतः तो अन्वितः क्या बनेगा, अन्वितः, क्रिय अन्वितः। आया कि नहीं आया। अरे अन्वितः है आगे इक्वेंची लगा दो, अन्वितः, तो वही तो कर दिया, तो अन्वितः। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए हस्तेन उद्यम्य निपात्य इति उद्यम निपातने एव, निपाते उद्यमन निपातने रूपे क्रिये एव सायाम अन्वितः, द्विवचन है इसलिए। अरे अन्वेति अन्वितः और आगे येति इतः यन्ति, तो अनुयंती, अनुयंती बनता है, अन्वियंती बनता है। ये देखिएगा अन्वेति जो बनाते कौन धातु का है, देखना, चलो देख लेना, ठीक है ना। अनुयंती भी बोलते। चलिए तो अनुयंती ऐसे तो आ रहा है, येति इतः यंती बनता है, तो चलिए देखना, ठीक।
हाँ, तो ये अन्वित होंगी ये दोनों क्रियाएं इति करता। हस्ततु तद्वारा, चलो हस्तश्च तद्द्वारैव अन्वेति क्रिया द्वारैव अन्वेति सार्वजनीनम् एतत्। इति सार्वजनीनम एतत्। ये सब लोगों का अनुभव है, हम लोग अपने वो नहीं कर रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, ठीक है ना। सार्वजनीनम एतत्, चलिए चलिए। इदं च स्थानादिभ्यो बलवत्। इदम मतलब प्रकरणम, तो प्रकरण हम लोगों ने जान लिया, उभयाकांक्षा प्रकरण, उसके दो भेद, और उसमें भी अवान्तर प्रकरण के द्वारा जो अंगत्व ज्ञापित हो रहा था अभिक्रमण आदि में, उसमें संदेश सहकारी होगा, ये बताया। और एक बात ध्यान रखना कि प्रकरण के द्वारा साक्षात किसका विनियोग होता है? क्रिया का ही विनियोग होता है, ये ठीक है ना, ध्यान रखना है मुख्य बात। और ऐसे पूछे कि द्रव्य गुण का, प्रकरण के द्वारा द्रव्य गुण का अंगत्व होता है, साक्षात परंपरा, साक्षात परंपरा साधारण न, ये न चौथा वही रखा जाए तो क्या किया जाए? परंपरा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सब बातें समझ के रखना। चलो ये कर दिया। और ऐसा जो ये प्रकरण है विलक्षण भूत प्रकरण, ये प्रकरण स्थानादिभ्यो बलवत। कौन है स्थानादि करके, कौन कौन आएंगे? स्थान समाख्या। तो स्थानादिभ्य का है लिख रहे हैं? स्थानादितः इसमें लिखा है। हाँ, तो दिव्य ये क्यों बोल रहा है? स्थानादिभ्यो बलवत्। तो स्थानादितः ये पाठ समीचीन होना चाहिए ना। अरे 3 ठो हो तब तो भ्यस हो, 2 ही तो है, स्थान और समाख्या। तो स्थान समाख्याभ्याम बलवत इदम प्रकरणम, ऐसा कहना चाहिए ना। स्थानादिभ्यः कह रहा है, तो चलो बहुवचन कर दिया। स्थान भी अनेक प्रकार के हैं ना, स्थान के भी भेद होंगे, तो ऐसा करके उनके भेदों को लेकर बहुवचन कर दिए। ऐसी कोई गति ढूंढनी पड़ेगी। आया कि नहीं आया? तो चले कुल मिला के ये जो प्रकरण है वो पूर्वम बलीय होता है ना, तो स्थान और समाख्या से बलवत होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? जैसे एक आध बता दिए, क्या लिख रहे हैं? अतएव मतलब प्रकरणस्य बलवत्वादेव अक्षेत दिव्यति राजन्यम जिनाति इति देवादयो धर्मा अभिषेचनीय सन्निधौ पठिता अपि स्थानान् न तदंगम किंतु प्रकरणात् राजसूयांगम इति। ये कर दिया, ठीक है ना। लाइट चली गई। चलिए, एक राजसूय नाम का एक याग है, क्या? राजसूय। राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, क्या? राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत। राजा जो है वो राजसूय यागेन इष्टम भावयेत, स्वराज्य काम रूपम इष्टम भावयेत। आया कि नहीं आया? यहाँ पूछा जाएगा राजा पद किम परक है? सम्राट परक है, क्षत्रिय परक है कि किम परक है? तो क्या बताओगे? क्षत्रिय परक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अत्र राजपदम क्षत्रिय परम। आया कि नहीं आया? तो मतलब कोई भी क्षत्रिय जिसको स्वराज्य की कामना हो वो क्या करे? राजसूय याग करे। राजसूय यागे न इष्टम भावये, ये वाक्य तो बोध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? क्या वाक्य याद रखना? राजा राजसूय न स्वराज्य कामो यजेत। आया कि नहीं आया? कि राजसूय नाम का एक याग है, वो याग करे। स्वराज्य काम राजा राजसूय याग न इष्टम भाव, ये कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये राजसूय याग का इसके द्वारा विधान हुआ। बात समझ में आई? इसका विधान करने, अभी राजसूय याग जो है बहुत लंबा जोड़ा है, उसमें बहुत सारे इष्टिया करनी पड़ती है। इष्टिया मतलब छोटे छोटे याग मतलब करने पड़ते हैं, बहुत सारे सोम याग कई सारे इसमें करने होते हैं, ये सब करना होता है। इसमें सब बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, तब जाके राजसूय याग होता है। बात समझ में आया? ये ध्यान रखना, इसमें राजा पद आया वो क्षत्रिय परक है, क्षत्रिय वाचक है। बात समझ में आई? तो ये कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये तो राजसूय याग है, इसमें बहुत सारा क्रियाकलाप है, बहुत सारे होम करने, बहुत सारी इष्टिया करनी, बहुत सारे सोमयाग करने हैं, ठीक है ना। उसमें एक तो सबका निरूपण किया, वहाँ पर क्रम से करते जा रहे। तो उसमें एक सोमयाग करके, एक सोमयाग भी बहुत प्रकार के हैं, उसमें एक अभिषेचनीय नाम का सोमयाग आया। क्या? अभिषेचनीय नाम का सोमयाग। जैसे ज्योतिषोम हो सोमयाग है ना, उसी तरह एक अभिषेचनीय नाम का भी सोमयाग है। बात समझ में आई? तो अभिषेचनीय नाम का सोमयाग आया, तो उसका भी क्रम से निरूपण वो भी करना है, तो वो सब भी आया। उसके बाद एक वाक्य वहाँ पर वाक्य आया अक्षैर दिव्यति।
क्या? अक्षय दीव्यति। अक्षैर दीव्यति, अक्षय ही दीव्यति, मतलब अक्ष के द्वारा वो दिव्यति, अक्ष मतलब उपास्य होते हैं ना, उसके सारा द्युत खेलना पड़ता है, उसमें करना पड़ता है। तो पासों के द्वारा द्युत खेलना है, ठीक है ना, द्युत खेलनात्मक कोई क्रिया है तो वो करनी है, ठीक है ना, तो ये करनी है। अब ये जो अक्षर ये द्युत खेलनम उसको बोला जाए, अक्षर दिव्यति का क्या विधान हो रहा है अक्षर दिव्यति के द्वारा, कि अक्ष के द्वारा द्युत करना, द्युत क्रीड़ा करनी चाहिए। तो द्युत खेलने का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो द्युत खेलनम इसका विधान हो रहा है। और राजन्यम जिनाति है ना, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ क्रियाओं का क्या हो रहा है, विधान हो रहा है। अब ये प्रश्न होगा कि ये जो है वो प्रधानीभूत कौन याग है यहाँ पर? उसके अंग है ये द्युत खेलनम, राजन्य जय, ये सब किसके उसके अंग है कि ये जो उसमें आया अभिषेचनीय सोमयाग उसके अंग है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये जो अभिषेचनीय नाम का जो सोमयाग है उसके चूंकि साथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसका जहाँ पर निरूपण है वहाँ पर है कि नहीं है? तो समान देशवत्व रूप स्थान प्रमाण से ये किसका अंग होना चाहिए? द्युत खेलनम वगैरह वगैरह किसके अंग होने चाहिए? स्थान से। अभिषेचनीय नाम का जो याग विशेष है उसका अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो स्थान से तो ये आ रहा है, समान देशवत्व होने के कारण, देश सामान्यम स्थानम होने के कारण ये आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि उसी के साथ पाठ है इनका, ठीक है ना, उसी के साथ सन्निधि पाठ है, उसी के साथ पाठ किया गया है। तो समझ में आ रहा है कि ये द्युत क्रीडन वगैरह जो है ये किसके अंग होंगे? अभिषेचनी नाम के याग के अंग होंगे। लेकिन प्रकरण यहाँ पर एक है, प्रकरण के द्वारा क्या हो रहा है? प्रकरण क्या है देखो, उभयाकांक्षा प्रकरण। तो जैसे ही कहा वहां पर आपने राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, तो ऐसा कहते ही क्या यहाँ पर वाक्यार्थ बोध होने के बाद क्या आकांक्षा होगी? कथम भाव, ये आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? कथम भाव आकांक्षा होगी। फिर अक्षर दिव्यति, द्युत खेलनम, द्युत खेलन भावयेत कहा जाएगा, तो वहां पर क्या आकांक्षा होगी? किम भावयेत, भाई ये द्युत खेलन करके क्या करना है ना? तो ये कौन साध्याकांक्षा हुई? तो उभयाकांक्षा होगी कि नहीं होगी? तो उभयाकांक्षा रूप प्रकरण से यहाँ पर ये द्युत खेलन वगैरह जो द्युत क्रीड़ा दी है वो किसके अंग होंगे? याग के अंग होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राजसूय याग के अंग हो जाएंगे। लग गया ना? तो स्थान रूप प्रमाण जो है पंचम प्रमाण, उसके द्वारा ये द्युत क्रीड़ादि जो देवनादि धर्म है, राजन्य जय, द्युत खेलनम वगैरह ये जो क्रिया है वो किसका अंग हो रही है? वो राजसूय का, अभिषेचनीय याग का। किस प्रमाण के द्वारा मैंने पूछा? आपका स्थान प्रमाण से। तो तुम कहाँ जी रहे हो? प्रकरण से, स्थान प्रमाण से। तो जो पूछा वो नहीं देखोगे, जो मन में आया सब बोलोगे। किस प्रमाण से पूछा मैंने? स्थान प्रमाण से वो किसके अंग होंगे? अभिषेचनीय सोमयाग का। हाँ, अभिषेचनीय नाम का जो सोमयाग है उसके वो क्या होंगे? अंग होंगे। द्युत राजन्य जय विद्यवनादि जितने भी है ये सब उसके अंग होंगे। आया कि नहीं आया? उसमें शुनःशेप आख्यान जो है ना उसका श्रवण भी करना है, ये भी आता है। शुनःशेप आख्यानम आख्यापयति, शुनःशेपम आख्यापयति इत्यादि वाक्य भी है। तो वो शुनःशेप का आख्यान वो करना है, श्रवण करना है। शुनःशेप आख्यान जो है उसका श्रवण भी करना है उस समय। तो वो भी ये सब आ जाएंगे। द्युत अक्षर दिव्यति, राजन्यम जिनाति, शुनःशेपम आख्यापयति इत्यादि इत्यादि द्वारा जो जो क्रियाएं हो रही है तो वो सब किसकी अंग होंगी? ये प्रश्न है कि नहीं है? तो स्थान रूप प्रमाण से किसका आ रहा है? किसका? सोमयाग का। लेकिन प्रकरण के द्वारा किसका आ रहा है? राजसूय याग का। तो चूंकि वाक्य से वो स्थान रूप प्रमाण से प्रकरण रूप प्रमाण क्या है? बलवत है, इसलिए ये सब किसके अंग होंगे? राजसूय याग के ही अंग होंगे, न कि अभिषेचनीय सोमयाग या के अंग नहीं होंगे। वही वो लिख रहा था, ये वैसे पढ़ो। अतएव अक्षय दिव्यति राजन्यम जिनाति इति देवनादयो धर्म। ये जो देवनादि धर्म है आदि से वो सब शुनःशेप आख्यान श्रवण ये सब ले लेना। ये जो भी धर्म मतलब अंग, धर्म मतलब अंग, यहाँ धर्म शब्द अंग परक है। तो जितने भी अंग है वो
अभिषेचनीय सन्निधौ पठिता अभिषेचनीय की सन्निधि में पठित है ना, तो उसके पाठ सादेश से है, मतलब देश सामान्य रूप स्थान मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी स्थानं न तदंगम, वो स्थान रूप प्रमाण होने पर भी वो उसके अंग नहीं होंगे, ठीक है ना। किसके अंग नहीं होंगे? सौम्याग के अंग नहीं होंगे, किंतु प्रकरणात्, प्रकरण के कारण किसका अंग हो जाएंगे? राजसूय के अंग हो जाएंगे, किंतु प्रकरणात् राजसूयांगमिति। लग गया कि नहीं लग गया? तो ये कर दिया। तो वाक्यापेक्षया और स्थानापेक्षया प्रकरणस्य बलवत्वादेव ये में ये देवनादयो धर्माः अंगानि तेषां किन निरूपित अंगत्ववन्तः? निरूपित अंगत्ववन्तः, मतलब राजसूय अंगानि, ठीक है ना, राजसूय के अंग हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया, ठीक। अवान्तर प्रकरण से होगा ना ये अवान्तर प्रकरण कहाँ अवान्तर प्रकरण से? पंडित जी मुख्य भावना संबंधी प्रकरण है ये। उभयाकांक्षा किन कौन आकांक्षा हुई थी? किस किस को हुई थी बताओ? उभयाकांक्षा कौन कौन थी? प्रथम भावाकांक्षा और क्या? किसको कथम भावाकांक्षा? कहाँ पर थी? जब फल बताया हो। फल बताया ये सब मत कहो। कहाँ पर कथम भावाकांक्षा थी? किस वाक्यों को वाक्यार्थ बोध होने पर कथम भावाकांक्षा हुई थी? राजा राजसूये न स्वराज्य जो कामो यजेत, इस वाक्य के बाद वाक्यार्थ बोध हुआ है ना कि भाई राजसूय यागे न स्वराज्य काम रूपम इष्टम भावयेत, ये वाक्यार्थ। अब यहाँ कथम भावाकांक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ये आकांक्षा कैसी है? अंग भावना संबंधी है कि मुख्य भावना संबंधी? संबंधी ये आकांक्षा है कि नहीं है? मुख्य भावना मतलब फल भावना, फल है साध्य जिस भावना का, उसको मुख्य भावना कहा जाता है। तो मुख्य भावना तत्संबंधी आकांक्षा है, तो तत्संबंधी आकांक्षा हुई तो ये कौन? तत्संबंधी आकांक्षा मतलब प्रकरण हुआ ना, तो ये कौन सा प्रकरण कहलाएगा? तो फिर काहे अवान्तर प्रकरण होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए देश सामान्यम स्थानम, लग गया? ये ध्यान में आया ना। अब आया स्थान। ये तो प्रकरण की बलवत्ता बता दी, ठीक है। क्या बता दी? प्रकरण की बलवत्ता। देखो एक आप लोगों को यहाँ प्रश्न होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करिए एक प्रश्न, मतलब इस तरह से कोई शंका आपके सामने कर दे। ये जो प्रकरण आपने बताया कि यहाँ पर प्रकरणात कौन अंग हो जाएगा? देवनादि जो ये धर्म है अंग है वो सब राजसूय के अंग हो जाएंगे, ये कहा ना आपने, ये अंग हो जाएंगे। पाठ वो स्थान रूप प्रमाण से होने पर भी, सन्निधि पठित होने पर भी अभिषेचनीय याग के अंग नहीं होंगे। बात समझ में आई? देखो अब यहाँ एक प्रश्न हो जाए, यदि कोई शंका कर दे कि अभिषेचनीय याग है, उसका भी कोई वाक्य होगा कि नहीं होगा कि अभिषेचनीय यागम भावयेत, तो वहाँ पर कथम भावाकांक्षा नहीं होगी। और उसके बाद जब अक्षर दिव्यति पढ़ा वहाँ साध्याकांक्षा तो है ही, तो यहाँ पर भी तो उभयाकांक्षा बन गए। यहाँ पर भी प्रकरण कह सकते हो, प्रकरण के द्वारा ही वो अभिषेचनीय का भी तो अंग हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उभयाकांक्षा रूप प्रकरण से ही, जैसे आप ये देवनादि धर्मों का अंगत्व तो बता रहे, किन निरूपित अंगत्व तो बता रहे? राजसूय निरूपित अंगत्व तो बता रहे, उसी तरह ये इसके भी तो अंग हो जाएंगे। किसके? अभिषेचनीय नामक सोमयाग के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो प्रकरण से ही हो जाएगा। चलो स्थान से हो रहा था उसको तो आपने हटा दिया, लेकिन प्रकरण से यदि हो जाए तो अब तो आप प्रकरण बलिया नहीं ना कर सकते हो, है? तो क्या व्यवस्था करेंगे बोलो? ये प्रश्न था पर कैसे बोले वो नहीं समझ। अरे जैसे भी आता वैसे बोल दिए होते, जैसे भी आता वैसे बोल दिए होते, ठीक है। वही प्रश्न तो पहुंच गया अंदर, तभी तो, वरना को हूँ क्यों बताता? आया कि नहीं आया? आके इधर उधर कर रहा था। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये समस्या आएगी ना, ये समस्या आएगी। तो क्या समाधान दिया जाए? तो देखो ये अभिषेचनीय क्या है? सोमयाग है। क्या है? सोमयाग है, ठीक। आपने क्या बताया? इसका जो वाक्य होगा तो वाक्यार्थ बोध होगा, तो वहाँ कथम भावाकांक्षा होगी, ये आपने कहा ना। लेकिन ये अभिषेचनीय जो सोमयाग है ना, वो कैसा याग है? विकृति याग है। कैसा याग है ना? प्रकृति याग इसका है ज्योतिष्टोम याग। क्या है? सोमयाग बहुत सारे हैं, सप्त सोमयाग है शायद, देख लेना संख्या, 7 प्रकार के सोमयाग है। उसमें सबसे पहला है ज्योतिष्टोम याग, तो वो प्रकृति याग है, उसमें समग्र अंगों का उपदेश हुआ है, इसलिए वो प्रकृति याग है। और इसके बाद जो है वो उसमें मुख्य बातें ही बताई, बाकी सब ज्योतिष्टोम की तरह कर लेना, है ना। प्रकृतिवद विकृति की कर्तव्य अदा करके,
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो है ये अभिषेचनी में समग्र अंगों का उपदेश नहीं ना है, उसमें किंचित अंगों का ही उपदेश है। तो समग्र अंगोपदेश जहाँ नहीं होता उस याग को क्या कहते हैं? विकृति याग। जहाँ समग्र अंगोपदेश होता है वो प्रकृति याग। तो ज्योतिष्टोम याग प्रकृति याग। और अभिषेचनी नाम का सोम याग, विकृति याग। बात समझ में आए? ये विकृति याग है, ठीक है, ये विकृति याग हुआ। अब यहाँ पर विकृति याग है तो वो विकृति याग में कथम भावाकांक्षा होती ही नहीं है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य या अतिदेश वाक्य होता है कि प्रकृति की तरह विकृति याग कर देना चाहिए, तो प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य। ये अतिदेश के द्वारा ही क्या हो गई? उसकी कथम भावाकांक्षा समाप्त हो गई। तो कथम भावाकांक्षा है क्या उसकी? तो है ही नहीं, तो उभी आकांक्षा कहाँ बनी? प्रकरण नहीं ना बना। तो इसलिए प्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव वहाँ नहीं हो सकता है। वहाँ कह सकते हो तो सन्निधि पाठ होने के कारण स्थान रूप प्रमाण से ही अंगत तो बता सकते हो, लेकिन तदपेक्षा प्रकरण चूंकि बलवान है इसलिए वो किसका अंग होगा? राजसूय का ही अंग होगा। बात समझ में आई? ये उसका उत्तर है। लग गया ना? चलिए, देश सामान्यम स्थानम। देश सामान्यम स्थानम, ठीक है ना, ये आ गया। देश सामान्यम स्थानम, समान देशवत्व। देश सामान्य मतलब क्या? समान देशवत्वम। समान देशवत्वम स्थानम, समान देश होना यही स्थान है। समान देश हो दो चीज़ों के, मतलब एक ही देश हो। समान देश मतलब एक ही देश हो जाए दो चीज़ों, तो प्रश्न में पता चल जाएगा ये इसका अंग होगा। होगा कि नहीं होगा? ये पता चल जाएगा ना, है ना। चलिए, यही कह रहा है, समान देशवत्वम स्थानम, देश सामान्यम स्थानम, ये कर दिया। चलो, तद्विविधम। ये जो स्थान है ये दो प्रकार का है पंडित जी। ये मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत से समझाऊँ, मतलब आपके समुच्चय के दृष्टांत से समझाऊँ, ठीक है ना, उसमें आपको जटिल समझ में आए। देखिए, संध्या का कोई वो प्रारंभ किया, ठीक है ना, संध्या का, तो उसी संध्या का जो जहाँ पर व्याख्यान किया वहीं पर वो अर्घ्यादि देने का वो भी बताया है ना, अर्घ्य देने का भी, अर्घ का भी वो हुआ, कथन हुआ, ठीक हुआ। और उसके बाद आगे आ रहा है कौन, क्या कहते हैं, उसके पूर्व में भी बहुत कुछ होगा, कोई मतलब ब्रह्म यज्ञ करने का और को क्या क्या यज्ञ करने का, कोई मतलब इस तरह का निरूपण हो। अब ये जो अर्घ्य का जो है, अर्घ्य देना ये जो है ये किसका अंग हो, तो किसका माना जाएगा? चूंकि ये संध्या के समीप पठित है, सन्निधि में पठित है, तो समान देशवत्ता हुई कि नहीं हुई, है ना, समान देशवत्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें ये अर्घ्य देने की जो क्रिया है वो किसका अंग होगी? संध्या रूप जो मुख्य कर्म है उसी का अंग होगी। ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कि फिर उसके पूर्व में पठित कहीं पर मान लीजिए आगे जाके कहीं ग्रह शांति लिखा है तो उसमें अंग होगा वो? नहीं ना होगा, क्योंकि समान देशवत्व है इसलिए वो उसी का अंग होगा। तो ये देश सामान्यम स्थानम के यही तात्पर्य है, ठीक है ना। अब हमको ये संध्या वंध्या नहीं देखना है, मुख्य जो याग आदि विषय विचार करना है तो उसमें देखेंगे, लेकिन बात यही है कि देश का समानता होना, समान देश होना, यही क्या है? स्थान है। और ये स्थान भी क्या होता है? अंगत्व को ज्ञापन करता है, अंगत्व को बताता है। बात समझ में आई? अब चलिए क्या कह रहा है, देश सामान्यम स्थानम, तद्विविधम पाठ सादेश। वो देव दो प्रकार का है, ये जो स्थान है वो दो प्रकार का है। क्या क्या? तो पाठ सादेश, अनुष्ठान सादेश्यम, मतलब पाठ से भी सादेश्य होता है कहीं कहीं, और अनुष्ठान से भी सादेश्य होता है। सादेश्य मतलब समान देशवत्ता, पाठ से भी समान देशवत्ता होती है दो चीज़ों की, और अनुष्ठान मतलब क्रिया को लेकर के भी समान देशवत्ता होती है ना। दृष्टांत आएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। अभी इतना समझिए कि वो जो स्थान है वो दो प्रकार का, पाठ सादेश्यम, अनुष्ठान सादेश्यम, पाठ सादेश्य स्थानम और अनुष्ठान सादेश्य स्थानम करके स्थानम द्विविधम। चलिए ये कर दिया, आगे बढ़ो। स्थानम क्रमश्च इत्यनर्थान्तरम्। ये स्थान जो है और क्रम जो है ये अनर्थांतर है, मतलब पर्याय है। स्थान और क्रम पर्याय है, ठीक है ना। स्थान से और कुछ मत समझ लेना, स्थान मतलब क्रम, कहने का एक क्रम। तो स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम, अर्थांतर मतलब अन्य अर्थः अर्थांतरम, दूसरा कोई अर्थ हो तो अर्थांतर कहा है, लेकिन न अनर्थांतरम इति न अर्थांतरम इति अनर्थांतर, मतलब उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, वही वो पर्याय ही है, यही कहने का तात्पर्य। तो स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतरम आपको केवल समझा दिया। चलिए, और ये जो क्रम है वो दो प्रकार का है। क्या क्या? पाठ सादेश्यम, अनुष्ठान सादेश्यम। ऐसे भी पूछ सकता है भाई। स्थान दो प्रकार का है ये थोड़ी पूछेगा, क्रम दो प्रकार का ये पूछेगा वो।
कौन कौन? पाठ सादृश्यम अनुष्ठान सादृश्यम। तो पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य किसके भेद है? तो क्रम के है कि श्रुति के है कि लिंग के है कि वाक्य के है कि प्रकरण के है? क्रम के, ठीक है ना, क्योंकि स्थान के है तो स्थान और क्रम चूंकि पर्याय है तो क्रम के। बात समझ में आई? चल यही है। तो ये जो क्रम है मतलब स्थान जो है समान देशवत्त रूप, वो दो प्रकार का, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य के भेद से। चलिए, पाठ सादृश्यम अपि द्विविधम। वो पाठ सादृश्य जो है वो भी दो प्रकार का है। बवाल थोड़ी न कम है इधर दुनिया में। और चौकरे मतलब परीक्षा के लिए ही बनाया था, लग रहा है उलझा दिया। स्थान दो प्रकार का, कौन कौन? पाठ सादृश्यम अनुष्ठान सादृश्यम। पाठ सादृश्य भी दो प्रकार का पाठ भी दो प्रकार का होता है ना। एक तो सन्निधि पाठ और एक यथासंख्य पाठ। क्या लिख रहा है? पाठ सादृश्य अपि द्विविधम। यथासंख्य पाठः सन्निधि पाठश्चेति। यथासंख्य पाठ क्रम से पढ़ा है ना, और सन्निधि पाठ उसके सभी में पाठ है। ये दोनों पाठ सादृश्य ही है, पाठ के कारण ही समान देशवत्ता हो गया। ठीक, चलिए, जैसे अब उदाहरण बताए। पाठ सादृश्य जो है उसका पहला भेद कौन है? स्थान दो प्रकार, पाठ सादृश्य अनुष्ठान सादृश्य के भेद से। पाठ सादृश्य भी दो प्रकार, यथासंख्य पाठः सन्निधि पाठः। यथासंख्य का उदाहरण दे रहे हैं। चलिए, तत्र ऐन्द्राग्नम् एकादश कपालं निर्वपेत् वैश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत् इत्येवं क्रमविहितेषु इन्द्राग्नि रोचनादिवः इत्यादीनां याज्ञानुवाक्या मंत्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्य पाठः। देखिए, इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, ये वाक्य आया। ये वाक्य के द्वारा इंद्राग्न नाम का एक याग है, उसकी प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना, इंद्राग्न नाम का कोई याग है, उसकी प्राप्ति हो रही है। इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, ये याग एक बोधित हो रहा है। इसके बाद दूसरा कौन आया? वैश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत्। इसके द्वारा एक और याग, वैश्वानर याग का बोध हो रहा है। दो याग बोधित हो रहे, दोनों वाक्य से अलग अलग यागों का विधान हो रहा है। ये देखो तो इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत में कौन याग हो रहा है? कि इंद्राग्न याग ही है। क्या लिखा है? कुछ लिखा है अर्थालोक में, देखो, या तो इसमें कौन, देखो देखो दोनों लोग। इंद्राग्नेष्टि, हाँ, तो वही इंद्राग्नि याग। और उसमें वैश्वानरम यथासंख्यम उदाहरति ऐन्द्रेति। हाँ, ब्राह्मण भागे काम्येष्टि कांडम इति कश्चन भागः तत्र क्रमेण ऐन्द्राग्नादयो यागाः। इंद्राग्न याग, एक तो ये हो गया, पहला वाला वाक्य से इंद्राग्न याग हो रहा है। दूसरा वाला आगे बढ़ो ना। यागाः तत्तत्फलोद्देशेन विहिताः। हाँ, क्रमविहितेषु प्रथमं द्वितीयम् इति क्रमेण विहितेषु इत्यर्थः। यथा संहिता भागेऽपि क्रमेण इंद्राग्नि रोचना दिवः इत्यादि चलो, मंत्राः समाम्नाताः। नहीं लिखा, वैश्वानिष्टि याग लिखा है। चलिए वही वैश्वानर याग ले लो। बात समझ में आई? तो एक इंद्राग्न याग है, एक वैश्वानर याग है। इंद्राग्न याग प्रथम वाक्य से हो रहा है। क्या है वो वाक्य? इंद्राग्न, कि इंद्राग्न याग जो है वो करना चाहिए, इसके द्वारा प्राप्त है। ठीक, प्रथम वाक्य से। नंबर 2 का वाक्य क्या है? वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, कि वैश्वानर याग करना चाहिए इस वाक्य के द्वारा। ठीक है ना, फल उसका जो जो रहे, है ना। तो ये 2 याग क्रम से प्राप्त है। बात समझ में आई? अब उसका जब मंत्र, ये दोनों साथ में केवल याग क्रम से कह दिए, और भी याग होंगे 2-3, तो वो सब एक साथ कह दिए क्रम से। अब उस याग में मंत्र बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? याज्ञा पुरोनुवाक्या, एक ध्यान दीजिए, याज्ञा होती है, पुरोनुवाक्या होती है। देखो, याज्ञा भी होता ही बोलता है, पुरोनुवाक्या भी होता ही बोलता है। ठीक है ना। पुरोनुवाक्या जैसे वो जो होता है ना, क्या कहा जाए आपको, ये क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो उसमें अध्वर्य जो होता है ना, वो कहेगा अग्नये अनुब्रूहि, ऐसा कोई वाक्य बोलेगा। जिस देवता का होगा उसका लेके अनुब्रूहि
ऐसा वो बोलेगा। तो अनुब्रूही जैसा बोलेगा वैसे ही होता पीछे चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा? एक मंत्र जो होगा उस देवता का, वो मंत्र बोलना चालू करेगा। तो वो हुई पूर्वानुवाक्या। अग्नय अनुब्रूही के उत्तर जो होता कोई मंत्र बोलता वो तो या पूर्वानुवाक्या हुई। बात समझ में आई? और बाद में वो अध्वर्यु बोलता यज, ये बोलता है ना, कि अमुक अमुक यज, ऐसा आदेश देता है। तो वो होता जो है वो एक मंत्र फिर बोलता है, वो खट फिर अंतिम में बोल देगा। ये जो बोला वो याज्ञा हुई। यज के बाद जो उसने बोला वो याज्ञा, और अध्वर्यु ने बोला अनुब्रूही, उसके बाद जो होता मंत्र बोला वो पूर्वानुवाक्या हुई। तो पूर्ववाक्या भी एक मंत्र विशेष बोला जाता है और याज्ञा में भी एक मंत्र विशेष को बोला जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये याज्ञा पूर्वानुवाक्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें कोई कोई मंत्र बोलना है, वो यागों के अनुसार भिन्न भिन्न ये मंत्र होते रहेंगे। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर देखो क्रम से 2 यागों का विधान कर दिया, अभी 2 ही लिया जाए, आगे और भी होंगे। तो 2 याग ही लिया कि पहले वाक्य कौन था? इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, इसके द्वारा इंद्राग्नि याग का विधान हुआ। इसके बाद इसके द्वारा याग का विधान हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों का क्रम से विधान कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद मंत्र जब बताने लगे तो उसमें सबसे पहले बताए इंद्राग्नि रोचना दिवह। क्या बताया? इंद्राग्नि रोचना दिवह। और उसके बाद भी कोई एक मंत्र पढ़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये मंत्र किस याग का अंग हो, ऐसा नहीं है कि एक याग बताया फिर वो मंत्र बताया, फिर दूसरा याग बताया फिर मंत्र बताया, ऐसा नहीं किया। बात समझ में आई? क्या किया है? 2 याग बता दिए, उसके बाद उसके याज्ञा पूर्वानुवाक्या मंत्र बता दिए, 2 ठो जो भी है वो। बात समझ में आई? अब कौन मंत्र किस याग में प्रयुक्त हो कैसे जाने? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? कौन मंत्र किस याग का अंग है ना, ये प्रश्न होगा। तो कैसे जानेंगे? तो कहा कि यहाँ स्थान रूप स्थान से जानेंगे, स्थान बताएगा। समान देशवत्ता है कि नहीं है? अब स्थान तो इसलिए स्थान से निर्णय होगा, लेकिन स्थान से भी किस में है? स्थान में भी 2, स्थान के भी 2 भेद है। कौन कौन? पाठ सादृश्य, अनुष्ठान सादृश्य। तो अनुष्ठान सादृश्य तो दोनों याग अलग अलग है। अनुष्ठान मतलब क्रिया प्रयोग, उसका तो कभी समान सादृश्य आएगा नहीं यहाँ पर। मंत्रों का और याग विधान वाक्य का सादृश्य तो ऐसे बनेगा नहीं। तो कौन सादृश्य से लेंगे? पाठ सादृश्य। अब पाठ सादृश्य में भी 2 है, यथासंख्य सन्निधि पाठ है कि नहीं है? तो उसमें कौन सा? तो यथासंख्य पाठ से लेंगे। यथासंख्य पाठ मतलब प्रथम याग जो विधान हुआ प्रथम वाक्य के द्वारा, कौन? इंद्राग्नि। इस वाक्य के द्वारा इंद्राग्नि याग प्रथम प्राप्त हुआ, उसमें प्रथम मंत्र जो वहां पर है वो अन्वित हो जाएगा, प्रथम का प्रथम मंत्र। तो इंद्राग्नि याग क्या? वो इंद्राग्नि रोचना दिवह ये अंग हो गया, मंत्र अंग हो गया। यथासंख्य पाठा लगा कि नहीं लगा? फिर वैश्वानरम एकादश कपालम निर्वपेद, 12 कपालम निर्वपेद, है ना। तो ये वैश्वानर याग करने के लिए, तो उसमें वहां पर जो द्वितीय मंत्र होगा बताएगा, वो द्वितीय मंत्र जो होगा बोल में नहीं बताया, टीका में बताएगा। तो वो जो द्वितीय मंत्र होगा वो इसका अंग हो जाएगा वैश्वानर याग का। तो ये यथासंख्य पाठ से क्या हो जाएगा? यथासंख्य रूप पाठ सादृश्य जो स्थान है उसके द्वारा अंगत्व बताया गया दोनों मंत्रों का क्रम से। बात समझ में आई? इंद्राग्नि रोचना दिवह किस याग का अंग होगा? इंद्राग्नि याग का। और उसके बाद जो दूसरा मंत्र है द्वितीय मंत्र, वो दूसरे वैश्वानर याग जो है उसका अंग हो जाएगा। बात समझ में आई? यही यथासंख्य पाठ है। पढ़ो यहाँ उसको। तत्र इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेद वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेद इत्येवं क्रमविहितेषु इंद्राग्नि रोचना दिवह इत्यादीनां याज्ञानुवाक्या मंत्र। ये याज्ञानुवाक्या मंत्र है, ठीक है ना। याज्ञा मंत्र है या तो पूर्वानुवाक्या मंत्र, ये सब है। इंद्राग्नि रोचना दिवह इत्यादि इत्यादि। हाँ, मंत्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्य पाठात्। यथासंख्य रूप पाठ से स्थान से हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अंग भाव बता दिया। दूसरा मंत्र नहीं लिखा? वैश्वानरो जी जन ऐसा कुछ इत्यादि द्वितीयम् अंगम वैश्वानरेष्टि यागस्य वैश्वानरो जी जनत। ये मंत्र है, ये मंत्र है। लग गया? तो ये उसका अंग हो जाएगा। चलिए। प्रथम पठित मंत्रस्य हि कैर्मध्याकांक्षायां। हाँ, प्रथम पठित जो मंत्र है
प्रथम पठित मंत्र कौन है? इंद्राग्नि रोचना दिवः। ये जो प्रथम पठित मंत्र है उसको कैमर्थ्याकांक्षा है। किमर्थः अयं मंत्रः, ये मंत्र किस लिए है, इस मंत्र से क्या करे, ये कैमर्थ्याकांक्षा, प्रयोजनाकांक्षा कहा जाएगा। इस मंत्र का क्या प्रयोजन है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कैर्मर्थ्याकांक्षा है किमर्थस्य भावः कैमर्थ्याकांक्षा। ये मंत्र किस लिए? ये जो कैमर्थ्याकांक्षा है वो कैमर्थ्याकांक्षा प्रथम मंत्र को हुई कि नहीं हुई? प्रथम मंत्र से कैमर्थ्याकांक्षा हुई, तो उसमें कैमर्थ्याकांक्षा की निरूपति किसके द्वारा हो? प्रथम याग के द्वारा होगी। और द्वितीय मंत्र को भी कैमर्थ्याकांक्षा होगी, वैश्वानरो जी जनन जो भी मंत्र है उसको भी कैमर्थ्याकांक्षा हुई, तो उसको लिए द्वितीय याग क्रम से। ठीक वही कह रहा है। प्रथम मंत्रस्य हि कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्म एव प्रथमोपतिष्ठते। प्रथम विहित, प्रथम वाक्य के द्वारा विहित जो इंद्राग्नि याग है वही उपतिष्ठते, वही उपस्थित होगा। और एवं द्वितीयादिष्वपि, द्वितीय मंत्र में जब कैमर्थ्याकांक्षा होगी तब वहां पर द्वितीय याग, जो द्वितीय वाक्य के द्वारा विहित, जो द्वितीय क्रम में विहित जो याग है उसका वहां पर उपस्थिति होगी और उसका वो अंग हो जाएगा। चलिए अब एवं द्वितीय मंत्रस्यापि, चलो वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां संदर्शापतितानां विकृत्यर्थत्वं संविधिपाठात्। देखो, एक बात हम पहले से विचार करते करते आ रहे हैं। थोड़े प्रकरण में जब हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी, वहाँ पर ये चर्चा की थी कि ये जो है ये प्रकरण में नहीं आया था। चर्चा बात ये है, देखो, विकृति याग, प्रकृति याग, ये तो आप समझ ही गए हैं। प्रकृति याग मतलब जिसमें समग्र अंगों का उपदेश हो वो प्रकृति याग, और जिसमें समग्र अंगों का उपदेश न हो वो विकृति याग। समझ रहे हैं आप? प्रकृति याग मतलब समग्र अंगों का उपदेश, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पहला याग होगा, उसमें सब चीजें बताई जाएगी ना, है ना। आप भी नहीं थे उस पाठ में, प्रकृति विकृति, लेकिन पाठ लगा है, चलिए देख लो एक बार, सही समझ लो। प्रकृति याग, विकृति याग, जैसे लौकिक उसमें दिखाओ, जैसे आपका कोई है उसमें, तो उसमें जो पहला याग होगा, जैसे आपका उसमें देख लीजिए ना, समुच्चय ग्रह शांति है ना पहला वाला, तो वो ग्रह शांति का जब निरूपण करेंगे तो उसमें क्या एक एक चीज बताएंगे ना, आचमन करिए, प्राणायाम करिए, वो करिए, फिर उसका आवाहन करिए, क्या क्या करे सब बता दिया जाएगा कि नहीं बता जाएगा। तो इसमें समग्र अंगों का उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद जब कोई याग बताया जाएगा तो उसमें सब नहीं बता जाएगा, पूर्ववत उसके जैसे वो पृष्ठ संख्या लिख दी जाएगी। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसमें समग्र अंगों का उपदेश नहीं किया गया ना, जो मुख्य चीज होगी वही बताया जाएगा। जैसे उसके बाद देवी याग है, देवी के लिए कोई याग है, तो उसमें देवी का कोई विशेष जो बात होगी वही बताई जाएगी कि देवी का इन मंत्रों से पूजन करना, ये करना, वही बताया जाएगा। बाकी गणपति पूजन फिर हर बार नहीं बताएंगे, वो है ना, होता है कि नहीं। तो जिसमें समग्र अंगों का उपदेश हुआ वो तो प्रकृति याग हुआ। जिसमें समग्र अंगों का उपदेश नहीं हुआ लेकिन कोई मुख्य अंगों का ही, उसके जो विशेष अंग है उसी का उपदेश हुआ, तो वो विकृति याग है। समझ में आया? ये यही है प्रकृति याग, विकृति याग। ठीक, अब यहाँ पर प्रकृति याग में जो क्या कहते हैं, अंग जो बताए गए, प्रयाजादि अंग, जैसे दर्श पूर्णमास प्रकृति याग है ना, तो उसमें जो अंग बताए कौन, प्रयाजादि, उन दोनों का अंगांगी भाव, दर्श पूर्णमास का और वो उसमें बताए गए जो अंग है उनका अंगांगी भाव किस प्रमाण के द्वारा होगा? प्रकरण प्रमाण के द्वारा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। और विकृति याग जैसे शौर्य याग है, क्या है? शौर्य याग, उसमें समग्र अंगों का उपदेश नहीं किया, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वहां पर कोई विशेष तो मंत्र कुछ बताए होंगे, प्रधान देवता के लिए कुछ तो विशेष होता है विकृति याग में, उसका जो चीज है वो तो सामान्य प्रयास आदि न बताए हो, वो सब प्रकृति की तरह कर लेना, ये सब आ जाएगा। लेकिन कुछ तो विशेष बात होगी, तो वो जो विशेष अपूर्व अंग जो है ना, जो पहले नहीं बताए थे, ऐसे जो अपूर्व अंग है उनका और वो विकृति याग का परस्पर में अंगांगी भाव होता है, लेकिन किस प्रमाण के द्वारा होगा? विचार करके बताना,
किस प्रमाण के द्वारा होगा? प्रकरण से हो जाएगा? प्रकरण से तो नहीं हो। ये मना कर रहे हैं। प्रकरण से हो जाना चाहिए ना। मतलब शौर्य याग भावेत कहा जाएगा, शौर्य याग न भावेत, तो कथम भावेत आकांक्षा हो गई, और उसका जो अंग अपूर्व अंग जो बताया जाएगा उसको क्या साध्याकांक्षा होगी, तो उभयाकांक्षा तो बनी गई, तो प्रकरण हो गया, तो हो जाना चाहिए ना। लेकिन महोदय मना कर रहे हैं, क्योंकि वो पाठ में आए थे कल, तो है ना, आया कि नहीं आया? तो क्या उत्तर दिया जाएगा? क्यों प्रकरण से हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना है? नहीं होना, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर विकृति याग में क्या होता है? प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, ऐसा अतिदेश वाक्य है। क्या? प्रकृतिवद विकृति, कि प्रकृति याग की तरह विकृति याग करे, तो विकृति याग ये अतिदेश के द्वारा ही क्या हो गया है? कथम भावाकांक्षा के समन हो गया। हाँ, कथम भावाकांक्षा उपशमन हो गया उसका। कथम भावाकांक्षा जो शौर्य याग को थी उसका उपशमन हो गया है। आया कि नहीं आया? ऐसा हो गया। तो कथम भावाकांक्षा रही क्या? उसके अपूर्व जो अंग थे उसको थी साध्याकांक्षा, लेकिन उभयाकांक्षा तो फिर भी नहीं बनी, इसलिए प्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव नहीं कह सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कैसे कहा जाए? यहाँ स्थान रूप प्रमाण से कहा जाएगा अंगांगी भाव। बात समझ में आई? क्योंकि जहाँ पर शौर्य याग का विधान किया उसी के बाद उसके अंग जो थे अपूर्वांग, जो कि पूर्व में कथित नहीं थे, इसलिए अपूर्व अंग शब्द कह रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो पूर्वांग हो गए, जो प्रयाज आदि जो प्रकृति याग में थे वही ले आना, वो तो सब कथित अंग थे, इसलिए पूर्वांग कहा जाए। उसको क्या कहा जाए? ये अपूर्वांग है। तो ये जो है वो दोनों उसकी सन्निधि में पठित है कि नहीं है? शौर्य याग की सन्निधि में पठित है। कौन? ये अपूर्वांग जो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपूर्वांग जो है ये क्या शौर्य याग की सन्निधि में पठित है, इसलिए क्या माना जाएगा? ये शौर्य, वो जो अपूर्वांग है वो किसके अंग हुए? वो विकृति याग जो शौर्य याग है उसके अंग हो जाएंगे, लेकिन किससे? स्थान प्रमाण। स्थान में दो भेद है, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान। तो पाठ सादृश्य है, यहाँ पाठ के अनुसार सामंजस्यता आ रही है, क्रिया के अनुसार नहीं ना आ रहे, पाठ के अनुसार आ रही। बात समझ में आएगी नहीं? पाठ में भी कौन सा है? यथासंख्य पाठ है क्या? नहीं, यहाँ कहाँ यथासंख्य है? कौन पाठ है? सन्निधि पाठ। दूसरा भेद पाठ सादृश्य का दो भेद, यथासंख्य पाठ और, तो उसमें सन्निधि पाठ है। चूंकि विकृति याग जो शौर्य याग है उसके सन्निधि में चूंकि ये अंग अपूर्वांग पढ़े गए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये उसके अंग हो जाएंगे। बात समझ में आए कि नहीं? ये वैकृत जो अंग, ये जो अंग होंगे अपूर्वांग, उसको क्या कहा जाएगा? वैकृत अंग। तो ये वैकृतांग जो है वो विकृति याग में अंग हो जाएंगे। किस प्रमाण से? तो सन्निधि पाठ रूप जो स्थान प्रमाण है, पाठ सादृश्य है, स्थान प्रमाण है, उसके द्वारा वो अंग तो उसका हो जाएगा। बात समझ में आएगी? वैकृतांगानाम विकृत्यंगत्वम। वैकृत जो अंग है मतलब विकृति याग के जो अपूर्व अंग है उनका विकृतांगत्व, विकृति यागांगत्व कैसे हो जाएगा? सन्निधि पाठा। लगा कि नहीं लगा? वही चीज वो बता रहा है, पढ़ो। वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन प्राकृतांगानुवादेन। प्राकृतांग एक तो हुए, देखो ध्यान देना, जो प्रयाज आदि याग दर्श पूर्णमास में कहे गए थे वो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन वो सब कैसे अंग है? प्राकृत अंग है ना। तो प्राकृत अंग नहीं होने चाहिए, तो प्राकृतांगानुवादेन है ना, प्राकृतांगानुवादेन मतलब प्राकृत अंग के रूप में जिसका अनुवाद कथन नहीं किया गया है, ऐसे जो वैकृतांग है मतलब अपूर्व अंग जो है, जो विकृति याग में कहे गए होंगे उसका अंगत्व तो होगा, विकृति अंगत्व तो होगा, विकृति याग के वो अंग होंगे सन्निधि पाठार्थ। बात समझ में आएगी नहीं? वो जो प्राकृतांग जो है ना, मतलब प्रकृति याग में जो अंग हुए थे वो यहाँ अंग होंगे, लेकिन वो सन्निधि पाठ नहीं है वहां पर, मत कहना वहां पर, है ना। वहां पर तो अतिदेश के द्वारा अंग प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, इस अतिदेश के द्वारा उसका अंगत्व तो होगा, है ना। सन्निधि पाठात उसका अंगत्व तो नहीं होगा। लगा कि नहीं लगा? तो वैकृतांगानाम उसमें सब विशेषण है। प्राकृतांगान अननुवादेन, प्राकृतांग के रूप में जिसका पाठ न हुआ हो, कथन न हुआ हो, ऐसे जो वैकृतांग है
और भी कैसे है, तो संदन से अपतितानाम, संदन में जो दो के बीच में न पड़े हुए हो, ध्यान देना, दो के बीच में न पड़े, क्योंकि ऐसे दो कोई मान लीजिए विकृति याग का संबंधित कोई एक विधान किया और उसके बाद एक विधान किया, लेकिन बीच में किसी वैकृत अंग का पाठ कर दिया, तो वो विकृत अंग जो पाठ हो उसमें अंग होगा किसमें, विकृति याग में, लेकिन वो फिर स्थान रूप प्रमाण से नहीं होगा, अवान्तर प्रकरण से हो जाएगा, संदंश के द्वारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए संदन से अपतितानाम कह रहा है, बात समझ में आ रही? तो संदन से अपतितानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम वैकृतांगानाम विकृत्यागांगत्वम केन प्रमाणेन, सन्निधि पाठ स्थान प्रमाणेन। आया कि नहीं? चलो वही कह रहा है, अन्वय लगाओ पंक्ति का, पढ़ो। वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम संदन से अपतितानाम विकृत्यंगत्वम, विकृति नहीं, विकृति याग निरूपित अंगत्वम, कैसा? वैकृतांगानाम, वो वैकृतांग कैसे है? संदंश में अपतित है, संदंश मतलब दो के बीच में पठित नहीं है, वरना तो प्रकरण से ही व्यवस्था बन जाती, ठीक। और प्राकृतांगानुवादेन विहित नहीं है वो, है ना, प्राकृत अंग का अनुवाद करके विहित नहीं है। ऐसे जो वैकृत अंग है वो विकृति याग के अंग हो जाएंगे, किम प्रमाण से? तो आगे हेतु दे रहा है, पढ़ो। सन्निधि पाठ, सन्निधि पाठ से वो हो जाएंगे। लग गया नहीं लग गया? तो दो आपके हो गए। स्थान जो है वो दो प्रकार का है, क्या क्या? पाठ सादेश्य, उसमें पाठ सादेश्य भी दो प्रकार का। हाँ, आया कि नहीं? उसमें पाठ सादेश्य का उसने वो यथासंख्य पाठ का उदाहरण उन्होंने दिया कि भाई ये जो इंद्राग्नि रोचना दिवह चाहे वैश्वानरो जी जनक, ये मंत्र किसके अंग होंगे? तो यथाक्रम से प्रथम मंत्र प्रथम का अंग और द्वितीय मंत्र द्वितीय याग का अंग हो जाएगा। ये उन्होंने उदाहरण दिया पाठ यथासंख्य पाठ का। और सन्निधि पाठ का उदाहरण दिया कि विकृति याग में जो वैकृत अंग है वो विकृति याग के अंग होंगे, वो के न प्रमाण है ना, तो सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण है ना। लगा कि नहीं लगा? ये कर दिया, आया ना, दोनों के उदाहरण दे दिए। तो ये आपका हो गया पाठ सादृश्य, खत्म हो गया। अब आया अनुष्ठान सादृश्य, उसका विचार करना है। कुछ कह नहीं रहे ना, खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? यथा आमन होमादि नाम। अच्छा, जैसे वो दृष्टांत के रूप में दे दिए। आमन नाम का, आमन होम करके एक होम विशेष है, वो कोई विकृति आगे उसमें अंग होता है, तो वो क्या ना प्रमाण होगा? सन्निधि पठित, क्योंकि ये आमन होम उसकी सन्निधि में पठित है विकृति याग के। कौन है आगे बता रहे? पढ़ो तो आगे। यथा आमन होमादि नाम तेषां ही उनको कैमर्थ्याकांक्षा है कि भाई आमन होम क्यों किया जाए, किमर्थोयम आमन होम, तो कैमर्थ्याकांक्षायाम सन्निधि पठित जो होम है, याग होगा, जो होम होगा, उसमें वो अंग हो जाएंगे। वही कह रहा है, तेषाम आमन होमादि नाम कैमर्थ्याकांक्षायाम फलम विकृत्य पूर्वमेव। फलम जो विकृति पूर्व, विकृत्य पूर्व, विकृति याग के द्वारा जो अपूर्व है वही क्या हो जाएगा? विकृत्य पूर्वम भाव्यत्वेन संबध्यते। सन्निधि सान्निध्य पाठ है, ठीक है ना, सन्निधि में चूंकि पाठ है इसलिए। आया कि नहीं आया? चलिए। उपस्थितत्व, चूंकि उपस्थित वही है। स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठानर्थक्यापत्ते। अब प्रश्न हुआ कि देखो भाई आमन होम है, उसका कोई फल विशेष तो कहा ही नहीं है, तो फल विशेष जिसका न कहा गया हो वहां विश्वजित न्याय लग जाता है। विश्वजित न्याय क्या है? विश्वजित आया तो विश्वजित न्याय मतलब इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं कोई फल विशेष का उल्लेख न हो वहाँ स्वर्ग रूप फल मान लेना, यही विश्वजित न्याय का मतलब है। सस्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्य विशिष्टत्व, है ना, जहाँ कोई फल विशेष न कहा गया हो वहाँ स्वर्ग फल मान लेना चाहिए। बात समझ में? यही विश्वजित न्याय है। तो यहाँ पर भी आमन होम में कोई फल विशेष नहीं कहा गया था, तो इसको कैमर्थ्याकांक्षा है कि नहीं कि भाई ये होम क्यों किया जाए? तो उसमें आपने तो ये बता दिया कि विकृति याग के द्वारा जो अपूर्व करना है वो अपूर्व को ऊपर ही इसका फल हो जाएगा, सन्निधि पठित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण, ये सब आपने कह दिया। लेकिन कोई शंका कर दे कि भाई जिसका कोई फल विशेष ना कहा जाए, तो आमन होम का भी कोई फल विशेष नहीं कहा गया है, तो क्या फल मान लो? विश्वजित न्याय से स्वर्ग फल मान लो, इसका भी स्वतंत्र अपना फल हो जाए।
ऐसा मान लो। तो कहा कि ऐसा यदि मान लोगे तो आमन होम का उस विकृति याग के सन्निधि में पाठ करना व्यर्थ हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? अरे स्वतंत्र फल है तो उसको अलग रखिए ना, इसके सन्निधि में क्यों पाठ कर रहे हैं? तो ये वो उत्तर दिया। तो ये अनर्थक की आपत्ति ना है, इसलिए आपको क्या करना, स्वतंत्र फल नहीं मान सकते, अपितु विकृति याग का जो फल है अपूर्व फल वही इसके द्वारा भी सिद्ध करना है, आमन होमादि के द्वारा। तो ये कैसे होगा? विकृत त्यागांगत तो इसका कैसे आएगा? वो सन्निधि पाठा। लगा कि नहीं लगा? वही कह रहा, पढ़ो। स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठानर्थक्यापत्तेः। इसलिए क्या मानना आपको, क्या मानना? विकृत्य पूर्व साधनत्व। क्या लिखा आगे? उसके पहले पढ़ो। तेषां हि केमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्य पूर्वमेव। फलम विकृत्यमेव। केमर्थ्याकांक्षा आमन होम को थी, आमन होमेन किम भावयेत्, केमर्थ्याकांक्षा थी। तो उसमें विकृति याग जो है उसका सन्निधि पर, उसका जो अपूर्व है वही उसका फल होगा। बात समझ में आई ना? न कि कल्प्यमान स्वर्ग फल विश्वजिन न्याय से नहीं होगा, क्योंकि तब तो इसके वही अर्थापत्ति आएगी सन्निधि पाठ की। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया। लगा ना? ये विकृति याग कौन है भाई जिसमें अंग हो रहा है आमन होम? लिखा है टीका में कुछ? कौन है वो विकृति याग जिसमें आमन होम क्या हो रहा है, अंग हो रहा है? वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद ग्राम कामः इति सांग्रहणेष्टिं विधाय तत्सन्निधावामनाताः। ये कौन पंक्ति पढ़ो? वैश्वदेवीं सांग्रहणेष्टि काम्यष्टि याग लिखा। आय वही काम्यष्टि याग है। ग्राम काम, गांव की किसी को यदि कामना है तो क्या करे वो, किसी मान लीजिए किसी को गांव चाहिए पूरा का पूरा, तो वो क्या करे, सांग्रहणेष्टि करे। तो ये सांग्रहणेष्टि जो याग है वो विकृति याग है, ठीक है ना? इसका प्रकृति याग कौन है देख लेना, उसमें लिखा होगा। ये विकृति याग है और इसकी सन्निधि में जो आमन होम पड़े गए हैं वो इसके अंग होंगे और इसके द्वारा जो फल साध्य है वही इसका फल होगा। ये सब व्यवस्था किसके द्वारा होगी? सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रामाण्य से होगी। लगा कि नहीं लगा? यही कर दिया। पाठ यहाँ पर रखा जाए। हो गया ना? मूल हो गया। आगे क्या लिख रहा है मूल में? बस हो गया। वसुधर्माणां वो अनुष्ठान सादृश्य, जो पाठ स्थान के दो भेद थे, पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य। पाठ सादृश्य दो प्रकार का बता दिया और सन्निधि पाठ, ये दोनों का उदाहरण दे दिया। अब बच गया था स्थान का जो दूसरा भेद अनुष्ठान सादृश्य, उसका अब वो बता रहे हैं, ठीक है ना? उसका अब निरूपण करेंगे, उसका उदाहरण बताएंगे, उसके द्वारा किसका अंगत्व बताया जाएगा। लगा कि नहीं लगा? और इसके बाद स्थान, ठीक है ना? उसके बाद उसका बलवत्ता बताएगा, स्थान की बलवत्ता समाख्यापेक्षया, फिर समाख्या का निरूपण कर ये समाप्त करेगा। षड प्रमाणों का निरूपण यहीं पर पाठ रखा जाए। यस्य श्री गिरिजा पदम मुझे तत्स्यादभिष्ट प्रदम भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।